presented by Yakult. याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। देश के अलग अलग ट्राइब्यूनल्स में नियुक्तियों को लेकर आज फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की जमकर खिंचाई की। अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार ट्राइब्यूनल्स में अपनी पसंद के लोगों को नियुक्त करती जा रही है। आप जानते ही हैं कि देश की अलग अलग ट्राइब्यूनल्स में भारी संख्या में पद खाली थे और इससे इनका काम बुरी तरह से प्रभावित हो रहा था। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपनी नाराजगी जाहिर कर चुकी है। दरअसल मोदी सरकार ने मानसून सत्र में ट्राइब्यूनल्स में नियुक्तियों के लिए एक कानून पास कराया जिसका नाम था ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म एक्ट 2021। लेकिन यह कानून कमोबेश वैसा ही था जिसे सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुकी थी कुछ प्रावधानों के चलते। इसे लेकर 16 अगस्त को इसी साल अदालत ने कहा था कि इस तरह बिना चर्चा संसद में बिल पास हो जाना चिंता की बात है, लेकिन नियुक्तियां फिर भी पूरी हुई नहीं। फिर 6 सितंबर को अदालत ने कहा कि सरकार ठीक वैसा कानून दोबारा क्यों लेकर आई है जिसे अदालत पहले ही खारिज कर चुकी है। अदालत ने तब कहा था कि न्यायालय के फैसलों का सम्मान नहीं किया जा रहा है और उसके धीरज की परीक्षा ली जा रही है। समाचार वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक अदालत ने यह भी कहा था तब कि अब 3 ही रास्ते नजर आ रहे हैं, या तो अदालत कानून पर रोक लगा दे, या फिर ट्राइब्यूनल्स को ही बंद करके सारे अधिकार हाई कोर्ट को दे दे, या फिर ट्राइब्यूनल्स के पद खुद ही भरने लगे। उस रोज सुनवाई के बाद अदालत ने कहा था कि अगली सुनवाई तक सरकार को ट्राइब्यूनल्स में पद भर लेने हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से ऐन पहले केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दाखिल कर बताया कि उसने 84 ट्राइब्यूनल्स में खाली पड़ी सभी रिक्तियां भर दी हैं। अब सरकार के पास खाली रिक्तियों को भरने के लिए सिलेक्ट कमेटी की ओर से कोई भी सिफारिश लंबित नहीं है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, NCLT और इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ITAT जैसी महत्वपूर्ण ट्राइब्यूनल्स में मेंबरान की नियुक्ति का सिस्टम यह है कि एक सिलेक्ट कमेटी बनाई जाती है जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित सुप्रीम कोर्ट के जज भी सदस्य होते हैं। ये पात्र लगने वाले नामों की एक सूची बनाकर सरकार को देते हैं, इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट करते हैं और फिर सरकार इन सिफारिशों के आधार पर नियुक्ति करती है। चूंकि ये सारे पद जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं, तमाम ट्राइब्यूनल्स के लगभग 250 पद खाली थे, 2019 के उत्तरार्ध से नहीं भरे गए थे, इसलिए उम्मीद जताई जा रही थी कि अब अदालत संतुष्ट होगी क्योंकि सरकार कह रही कि हमने पद भर दिए। लेकिन आज सुनवाई शुरू हुई तो अदालत सरकार के काम करने के तरीके से काफी नाखुश नजर आई। मामले की सुनवाई कर रही भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस NV रमन्ना की बेंच में जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस L नागेश्वर राव थे। बेंच ने कहा कि जिस तरह से सिलेक्ट कमेटी की सिफारिशों पर अमल हुआ उससे अदालत बहुत दुखी है। अदालत ने कहा कि नामों की चेरी पिकिंग हुई है, माने जो सिफारिशें सरकार को अपने मतलब की लगी सिर्फ उन पर अमल हुआ। इस पर सरकार की तरफ से पेश हुए अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पूर्व में कह चुकी है कि सरकार सिलेक्ट कमेटी की किसी सिफारिश पर अमल न करने के लिए भी स्वतंत्र है। इस पर अदालत ने कहा कि अगर इस तरह काम हुआ तो फिर सिफारिशों का मतलब क्या रह जाएगा। तब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो नाम नहीं चुने गए उन पर दोबारा विचार हो सकता है अगर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले लंबित न हो। अदालत ने अब सरकार को अंतिम डेडलाइन दी है। सरकार को 2 हफ्तों में सभी नियुक्तियां कर लेनी होंगी। सुनने वालों को ऐसा लग सकता है कि यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है। सरकार कह रही है कि उन्होंने सारे ट्राइब्यूनल्स में सारे पद भर दिए हैं और कोर्ट अब भी उनको 2 हफ्ते का टाइम दे रही है कि आपको नियुक्ति करनी है। तो फिर बात सही किसकी है? हुआ ये कि सरकार ने नियुक्तियां की तो, लेकिन सिलेक्ट कमेटी की सिफारिशों पर पूरी तरह से अमल करते हुए नहीं। सरकार ने कई मेंबर वेटिंग लिस्ट से चुन लिए, इसी से अदालत नाराज थी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि ये किस तरह का अपॉइंटमेंट है और यहीं से चेरी पिकिंग की बात आई। अब सरकार के पास 2 हफ्तों का वक्त और है, लेकिन जैसे लक्षण सरकार के हैं लगता नहीं कि बहुत कुछ बदलने वाला है। दूसरी सुर्खी बनी है केंद्रीय कैबिनेट की बैठक से। आज सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर को बड़ी राहत देने का ऐलान कर दिया। दर्शक जानते ही हैं कि भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में जियो को छोड़कर बाकी दोनों बड़ी कंपनीज यानी वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल भारी तनाव में हैं। विशेषज्ञ चेता चुके हैं कि इस सेक्टर में डुओपोली या मोनोपोली का खतरा भी है, माने मार्केट में या तो 2 प्लेयर्स बचेंगे या फिर सिर्फ एक कंपनी बचेगी और फिर जो मनमर्जी होगी उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। वोडाफोन आइडिया और एयरटेल दोनों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी AGR की। इन कंपनियों को बतौर AGR हजारों करोड़ चुकाने हैं और इसी के चलते ये मुश्किल में है प्राइमरीली। संक्षेप में समझें तो सरकार चाहती थी कि टेलीकॉम कंपनियों पर लगने वाला टैक्स उनके पूरे कारोबार पर लगे, माने टेलीकॉम सेवाओं के साथ साथ टावर का बिजनेस अगर उनका है तो उस पर, बिल्डिंग से अगर उनको किराया रहा है तो उससे,
कंपनियां ये चाहती थी कि सिर्फ टेलीकॉम सेवाओं पर उनको टैक्स देना पड़े, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जब फैसला दिया तो उसमें यही बात थी कि सरकार ने जिस तरह से टैक्स की गणना की है वो सही है। कंपनियों को बकाया चुकाना पड़ेगा जिस तरह से सरकार ने कंप्यूट किया है उसे, लेकिन कंपनियों को उसे चुकाने के लिए 10 साल का वक्त दे दिया गया। इससे भी कंपनियों को जो राहत चाहिए थी वो मिली नहीं, क्योंकि मार्केट में काफ़ी स्ट्रेस है। इसीलिए टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक राहत पैकेज की मांग बड़े लंबे समय से हो रही थी। आज सरकार ने इसी दिशा में फैसला ले लिया है। अब कंपनियों को स्पेक्ट्रम फीस चुकाने से 4 साल के लिए राहत दे दी गई है। 4 साल का मोरेटोरियम है, 4 साल तक पैसा नहीं देना है, उसके बाद वो ये पैसा चुकाएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा कि सरकार एजीआर की परिभाषा बदलेगी और नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू पर टैक्स नहीं लिया जाएगा आने वाले समय में। सादी भाषा में इसका मतलब हुआ, नए नियमों के आने के बाद कंपनियों को सिर्फ अपनी टेलीकॉम सर्विसेज पे ही जो उनको इनकम होगी, जो वो पैसा कमाएंगे उससे, उस पर टैक्स देना होगा। इसके अलावा सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI को भी अनुमति दे दी है। इसके अलावा एक और खबर है जिस पर आपका ध्यान जरूर जाना चाहिए। सरकार ने ऑटो सेक्टर के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव माने PLI का बजट कम कर दिया है। पिछले साल इसके लिए 57,042 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे, अब इसे घटाकर 25,929 करोड़ कर दिया है। ड्रोन सेक्टर के लिए 120 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और इन दोनों सेक्टर्स के लिए जो पैसा फाइनल हुआ है वो 5 सालों में सरकार खर्च करेगी। आखिरी सुर्खी का संबंध है उत्तर प्रदेश में चल रहे वायरल फीवर ऑब्लिक डेंगू ऑब्लिक स्क्रब टाइफस के प्रकोप से। अलग अलग नाम लिए जा रहे हैं बीमारियों को, लेकिन हम ये जानते हैं कि लोग बीमार हो रहे हैं और उनकी मौत भी हो रही है। आप जानते ही हैं कि इससे बड़ी संख्या में बच्चे भी प्रभावित हैं। सरकार ने बड़े बड़े दावे किए कि उसने बीमारी की रोकथाम के लिए पर्याप्त इंतजाम कर लिया है, इलाज के लिए भी इंतजाम कर लिया है, लेकिन सच क्या है ये जाना उत्तर प्रदेश की खबरों पर हमारी खास पेशकश प्रश्न प्रदेश की टीम ने। प्रश्न प्रदेश की टीम के सौरभ त्रिपाठी, गौरव शर्मा पांडे और मिथिलेश आज चूड़ियों के लिए मशहूर फिरोजाबाद गए थे। फिरोजाबाद में अब तक सरकारी अधिकारियों के ही मुताबिक 60 लोगों की मौत हो चुकी है। स्थानीय प्रेस के अगर आप आंकड़ों पर जाएं तो वो 150 के पार लिख रहे हैं। सौरभ और उनकी टीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि कई बच्चों के माता पिता इसलिए परेशान हैं कि उनके बच्चे भर्ती ही नहीं किए जा रहे। सौरभ अस्पताल में जाकर के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता से मिलते हैं। सुनिए सौरभ की प्रिंसिपल साहिबा से क्या बात हुई थी। एक शिकायत मुझे जो बाहर मिली वो ये है कि लोग जब आ रहे हैं, कोई भी बच्चा बीमार यहाँ पर आ रहा है तो उसको पहले तो टेस्ट के लिए भेज दिया जा रहा है सामने, ऐसा नहीं है हाँ, ब्लड टेस्ट के लिए। और जब तक ब्लड की रिपोर्ट नहीं आ जाती आप अंदर पेशेंट को या बच्चे को भर्ती नहीं करती, वो बाहर जो टेंट लगा है वहाँ बैठते हैं बच्चे। ऐसा नहीं है। मुझे अभी कैमरे में बाइट दी है। नहीं बाइट तो देखिए कोई भी कुछ कर सकता है। झूठ बोल रहे हैं लोग। नहीं, पेशेंट झूठ भी नहीं बोलते हैं। देखिए एप्रीहेंशन भी एक नाम की चीज़ होती है। बच्चा आ रहा है, ऑल द सिक पेशेंट्स आर कमिंग डायरेक्टली टू अस। हमने एक सामने बड़ा सा OPD का एरिया खोला है इसलिए कि एक सिक पेशेंट के साथ एक नॉर्मल पेशेंट भी आ रहा है, माइल्ड वायरल फीवर का भी आ रहा है। तो उसमें क्या होता है कि जो सीरियस बच्चा है वो अपेक्षित नहीं होना चाहिए। आपका एम हमारा एम सेम है, तो इसलिए हमने एक नया एक OPD हमारा और भी हॉस्पिटल में चल रहा है। दिस इज़ जस्ट इन फ्रंट ऑफ दिस पीडियाट्रिक ब्लॉक, आपने देखा होगा, जिससे जो सिक पेशेंट है वो डायरेक्टली हम ले रहे हैं। जो बाकी आ रहे हैं उनमें वायरल फीवर के हैं, वो सब सामने जा रहे हैं। सभी का जांच इसलिए करा रहे हैं कि पेशेंट एप्रीहेंसिव है, वी डोंट नो व्हाट दे टर्न आउट टू बी, बट क्लिनिकली लेट द पीडियाट्रिशियन डिसाइड whom to admit, whom not to admit. It should not be a pressure thing. बिल्कुल प्रेशर वाली बात नहीं, प्रेशर नहीं होना चाहिए मैम, बिल्कुल प्रेशर नहीं होना चाहिए। Patient should not decide, patient should tell his or her symptoms. Let the doctor decide, please। यहाँ 22 डॉक्टर एक शिफ्ट में काम कर रहे हैं। Let the doctor decide कि क्या करना है। देखिए डॉक्टर्स पढ़े हैं, किस लिए पढ़ाई करी उन्होंने 15 साल, जस्ट फॉर द पेशेंट्स। तो लेट देम डिसाइड कि व्हाट इज़, किसको एडमिशन करना है, किसको वेट एंड वॉच करना है, किसको नहीं एडमिट है। वी हैव अवर क्राइटेरिया, देर इज़ अ SOP फॉर इट, देर इज़ अ SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल है। सबका होता है कि कैसे किस मरीज को भर्ती करना है, किसको वेट एंड वॉच करना है, किसको उसकी रिपोर्ट्स के बाद एडमिट करना है। तो वी ऑल आर फॉलोइंग द प्रोटोकॉल्स एंड इट इज़ स्ट्रिक्टली फॉलोड। थोड़ा बहुत रिलैक्स कर देते हैं पेशेंट का कंडीशन देखकर, कभी कभार वो भी डॉक्टर्स रिलैक्स करते हैं पेशेंट टू पेशेंट, बट इट इज़ फॉलोड। अब सब मरीजों का इलाज बहुत अच्छा हो रहा है, पेशेंट्स आर क्वाइट हैप्पी। इस बातचीत के बाद जब सौरभ वापस गए तब उन्होंने देखा कि अस्पताल के बाहर अब भी ऐसे माता पिता हैं जिनके बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा। उसमें से एक बच्चे के माता पिता बहुत परेशान थे क्योंकि बच्चे की तबीयत बहुत खराब थी। सुनिए उसके माता पिता की पीड़ा। डॉक्टरों की लापरवाही से जहाँ पर सारे लोग मर रहे हैं, बच्चे को लेते हैं जो कहते पहले जांच कराओ,
और बच्चे को झटके आ रहे हैं, उसको झटके को नहीं देख रहे, उसको भर्ती भी नहीं कर रहे और उसको भगा रहे हैं, कहा तक कल लाना। और बच्चों भी जो मर गए, उस बच्चे को झटके आ रहे हैं बार बार। मेरे नाती को झटके आ रहे हैं, पहले जांच कराओ कब लेके आए उसको? तब भर्ती करेंगे। विधवा हूँ मैं, नाती को लगा भैया खत्म है, मैंने की मैं बच्चा को भर्ती कर, मैं नाती को भर्ती ना कर, मैं भर्ती इसको कराऊंगा। और भर्ती नहीं कराते हैं तो आज भूख हड़ताल पे इसी समय अकबर 20 चौराहे पे आकर भूख हड़ताल बैठेंगे, आत्महत्या करेंगे। कल तक मिलेगी तब तक जाने। तो रिपोर्ट जब आएगी उसके बाद अंदर यही कह रहा है रिपोर्ट कराएंगे इसकी। और बच्चे बार बार मर रहे हैं। मेरे मोहल्ले कम से कम विजयनगर में करीब 20-25 लोग अभी तक मर चुके हैं। ये दो तो हमारे ही घर में चले गए। अंदर प्रिंसिपल मैडम से मिले आप जाके? हम पेशेंट मिलते उसको भगाया है। अब मैं मेरे साथ चलिए, आइए। मैं जा रहा हूँ उसको भर्ती आइए आप आइए मेरे साथ चलिए। वो मुझसे कह रहे थे कि बेड एक्सेस में है। मैडम आप कह रहे थे कि सभी का ब्लड टेस्ट हो रहा है और उसके बाद अगर कोई सीरियस है तो भर्ती कर ले रहे हैं। मुझे बाहर मिले हैं, ये बच्चा है इनका, उनके टेस्ट हो गए, रिपोर्ट आएगी उसके बाद भर्ती करेंगे कह रहे हैं। यही कह रहे हैं। एक मैडम मुझे मिली 3 दिन से भटक रही, रिपोर्ट नहीं मिल रही उनकी। बच्चों को घर पे रखे हुए हैं, 2 बच्चे हैं उनके, हालत ख़राब है उनकी। Please let the doctor decide it. Please let the doctor decide. तो ये बच्चा भर्ती होने लायक नहीं है। आपका नहीं बेड एक्सेस में है ना, आपने मुझसे कहा कि मेरी बात समझिए इस बात को। Let the doctor decide it. We have a counter. उस काउंटर पर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। Let it decide. डॉक्टर तुहिन इस बच्चे को ले जाइए, डॉक्टर को दिखा दीजिए। मैडम मतलब बेड एक्सेस में है और बच्चा हालत ख़राब है तो आप, मैं बात कर रहा हूँ, आप परेशान मत होइए। Please don't make it a political. हाँ, इसको आप शोर मत मचाइए, आराम से बात करिए जी। आई एम अ डॉक्टर फर्स्ट, जी प्रिंसिपल आफ्टरवर्ड्स, सो प्लीज। मैम आपने मुझसे कहा बेड एक्सेस में है, आपने कहा कि अगर कोई सीरियस है तो हम रिपोर्ट का इंतजार नहीं कर रहे। लेट द डॉक्टर डिसाइड, प्लीज लेट द डॉक्टर डिसाइड वन फॉर ऑल। डॉक्टर तुहिन आप ले जाएं डॉक्टर साहब के पास। ठीक है, इनको दिखवा लीजिए प्लीज़। अगर ये जब प्रिंसिपल साहिबा ने कह दिया कि बच्चे को एडमिशन मिलेगा तो उसके बाद सौरभ बच्चे को और उनके माता पिता को लेकर के उस डॉक्टर तक भी गए जहां पर बच्चे का चेकअप करके उसे भर्ती किया जाना था। वहां डॉक्टर साहब ने क्या कहा उसको भी आपको सुनना चाहिए। जैसे ये बच्चा आया है, इस बच्चे को बुखार के साथ झटके आ रहे हैं, इसमें हम रिपोर्ट डेंगू नहीं करा रहे हैं अभी, पहले भर्ती करेंगे। इसको भर्ती आपने पता है कब किया है? जब मैं इनको अंदर मैं प्रिंसिपल मैडम के पास ले गया हूँ। नहीं, मैं इनको अंदर से करवा के लाया हूँ। उससे पहले ये भटक रहे थे, परेशान थे। इन्होंने ये कहा कि बच्चा भर्ती नहीं हुआ तो ये आत्महत्या कर लेंगे रोड पे। तब मैंने कहा चलिए मैं अंदर बात करता हूँ चल के, तब ये आए, तब आपके पास भेजा गया है। नहीं ये परेशान घूम रहे थे। वो ठीक है, मैं असल में कुल मिला के बात सिर्फ यही है कि जो चीज़ कैमरे के सामने आ जाएगी उसको एडमिशन मिल जाएगा। आप देखिए ना, 2 पेशेंट मेरे सामने एडमिट हुए, परेशान थे, धूप में भटक रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं था। बाई चांस कि मैं इस समय मौके पर हूँ, मुझे मिल गए, मैं अंदर गया, कैमरा ऑन है तो भर्ती हो जा रहे हैं। तो ये हाल है उस बीमारी के इलाज का सरकारी अस्पतालों में, जिसमें सरकारी अधिकारियों के हिसाब से ही एक ज़िले में उत्तर प्रदेश के 60 लोगों की मौत अब तक के हो चुकी है। देखते रहिए दिल ऑन टॉप। और अगर आप उत्तर प्रदेश पर हमारी कवरेज को फॉलो करना चाहते हैं तो आपको हमारी खास पेशकश प्रश्न प्रदेश को भी देखना चाहिए, जहां पे हम लगातार उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरें आपको बताते हैं और ज़रूरी प्रश्न भी उठाते हैं।